Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss Vision Magazine October 2023 and we will discuss इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन क्योंकि इससे पहले हमने पॉलिटी का कवर कर लिया है और वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करना है। तो जैसे ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, तो ये सारे आर्टिकल्स मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है। वो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वो आपको मिल जाएगा। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इजराइल हमास वॉर और इंडिया कनाडा रिलेशंस, और अगर टाइम रहा तो फिर हम लोग इंडिया और साउथ कोरिया डिस्कस करेंगे। तो आज मेजरली हम लोग ये इंडिया हमास वॉर डिस्कस करेंगे एंड इंडिया कनाडा रिलेशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये चलिए इंटरनेशनल रिलेशन का जो न्यूज आर्टिकल्स है वो डिस्कस करते हैं। तो पहला है इजराइल हमास वॉर। तो वो न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है हमास के खिलाफ, और उससे जो अनप्रेसिडेंटेड अटैक हुआ है अंडर ऑपरेशन तूफान अल अक्सा, जो अल अक्सा वो फ्लड भी बोला जा रहा है। और फिर ये जो ऑपरेशन तूफान अल अक्सा जो है वो कोइंसाइडेड विथ सबात विच इज द जूइश डे ऑफ वर्शिप एंड रेस्ट। तो ये जो अल अक्सा है, एक तो ये कोइंसाइड करता है सबात से, जो कि जूइश लोग का एक जो वर्शिप का सेंटर है। और ये हमास ने क्या किया है? हमास ने 5,000 रॉकेट वो जस्ट 20 मिनट्स में ओवरवेलमिंग द आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज। हमास ने क्या किया है? 20 मिनट में ही 5,000 रॉकेट छोड़ दिया था इसराइल के खिलाफ। लेकिन इसराइल ने अपने प्रोटेक्शन के लिए एक आयरन डोम बनाया हुआ है, जिसकी वजह से उन लोग को जितनी नुकसान पहुंचना चाहिए था उतना नहीं पहुंचा। तो ये जो ऑपरेशनल, और ये जो ऑपरेशनल सिंस 2011 है, वो देखते हैं कि आयरन डोम क्या है। ये जो आयरन डोम है एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का। और देखते हैं विद ए 70 किलोमीटर रेंज इट कैन डिटेक्ट इंटरसेप्ट इनकमिंग मिसाइल्स रॉकेट एंड यूएवी जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है उसको भी डिटेक्ट कर सकता है मिड एयर बेस्ड ऑन रडार डाटा। और ये जो है ये 70 किलोमीटर रेंज में फैला हुआ है, जो कि अगर कोई भी मिसाइल आता है तो वो पहले से ही उनको डिटेक्ट कर ले या इंटरसेप्ट कर ले। और जो या फिर रॉकेट आएगा या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी आएंगे तो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। और उसके रिस्पॉन्स में इसराइल ने क्या किया? इसराइल हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स अगेंस्ट हमास मिलिटेंट इन गाजा स्ट्रिप। तो उन्होंने क्या, पहले तो हमास ने तो ऑपरेशन तूफान चलाया अल अक्सा, और फिर उसके जो रिस्पांस में जो रिएक्शन आया इसराइल के खिलाफ, तो वो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स वो उनके हमास के खिलाफ इन्होंने स्टार्ट किया। और ये कहाँ पे? गाजा स्ट्रिप में। और एमएस द वॉर इंडिया लॉन्च ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय क्या है? जो वहां के जितने भी पॉपुलेशन थे इंडियन और जो भी वहां के एम्बेसी के लोग थे, तो उनको वापस बुलाने के लिए जो इन्होंने ऑपरेशन इंडियंस ने चलाया था, तो उसको ऑपरेशन विजय बोला गया है। अब देखते हैं हमास के बारे में। हमास क्या है? हमास जो है एक इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है जो फाउंड किया गया था 1987 में, और आफ्टर द फर्स्ट इंटिफाडा टू रेसिस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ गाजा। जो सब जब वहां पे इजरायली का ऑक्यूपेशन हुआ गाजा पे, तब ये हमास का जो है ओरिजिनेट हुआ था। और ये जो फाउंडेशन बैठा था, ये जो फाउंडेशन कब हुआ? मतलब 1987 में। और द वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम, तो इजराइल ने क्या किया था? ये जो गाजा को और वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम को कब्जा कर लिया था। और इट हैज बीन द डी फैक्टो अथॉरिटी इन गाजा शॉर्टली आफ्टर इजराइल विड्रू फ्रॉम द टेरिटरी इन 2005। तो ये जो है फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो कुछ पोर्शन है इजराइल ने वापस कर दिया था। तो ये उसके जस्ट बाद ही 2005 में डी फैक्टो अथॉरिटी स्टार्ट कर दिया था वो हमास ने गाजा पे। और it refuses to recognize Israel and is committed to armed resistance against Israel and the creation of an Islamic Palestinian state in Israel's place। और इन्होंने क्या किया? ये जो है इजराइल के एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं है, और उन्हीं को रेजिस्टेंस करने के लिए उनके खिलाफ इन्होंने इस्लामिक पैलेस्टीनियन स्टेट बनाया। और जो इजराइल के ही प्लेस पे जो वहां पे है
और ये जो है द यूएस हो गया, ईयू, इजराइल ईटीसी हैव डिक्लेयर्ड हमास ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और यूएस ने और ईयू एंड इजराइल ने क्या किया है कि ये जो हमास है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, उनको इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार कर दिया है। अब देखते हैं ये जो बैकग्राउंड जो चला आ रहा है, ये मतलब ये जो वॉर हो रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का। तो ए रूट ऑफ लेटेस्ट वॉर predates the establishment of the state of Israel 75 years ago on territory which is also claimed by Palestinian Arabs as their homeland। तो पहले क्या था, 75 ईयर से पहले जो ये जो टेरिटरी है जहां पे अभी इसराइल बसे हुए हैं, वो पैलेस्टीनियन अरब्स का था और वो उनकी होमलैंड थी। और उसके बाद में क्या हुआ कि वहां पे इसराइल ने अपना ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया और पैलेस्टीनियंस जो अरब है एंड इसराइलीज है, तो ये जो पैलेस्टीनियन है वो अरब्स है और जो इसराइलीज है वो ज्यूज है। तो अलाइक कंसीडर टेरिटरी बिटवीन द जॉर्डन रिवर एंड मेडिटेरियन सी एज दियर ओन। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये जो जॉर्डन रिवर है और मेडिटेरियन सी है, तो ये लोग अपना मानते हैं उसे। और ये और सेंट्रल ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इज द सिटी ऑफ जेरूसलम विच होल्ड इमेंस सिग्निफिकेंस फॉर जुदाइज्म और इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, द थ्री मेजर अब्राहमिक रिलीजन द सिटी हार्बर्स। और ये जो है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो जेरूसलम जो प्लेस है, तो वो क्या है, वहां पे जो है तीन जो रिलीजन चलता है, ये जुदाइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। तो ये लोग क्या करते हैं, और ये जो थ्री मेजर जो है अब्राहमिक रिलीजन है, और वहां पे और द सिटी हार्बर्स अल अक्सा मॉस्क। और वहां पे क्या है, एक अल अक्सा मॉस्क है जो थर्ड होलीस्ट इस्लामिक स्टेट है और आफ्टर मक्का मदीना। तो वहां भी क्या है ना कि उसका भी बहुत, अल अक्सा मॉस्क जो है वहां उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बिलीव टू बी द प्लेस वेयर द प्रॉफिट मोहम्मद असेंटेड टू हेवन। और ये माना जाता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो वहीं से उन्होंने जन्नत पाई थी, इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा आफ्टर द मक्का एंड मदीना वहां पे जो थर्ड होलीस्ट प्लेस साइट है, तो इसीलिए उसका ज्यादा महत्व है। और जो वेस्टर्न वॉल है जो होलीस्ट ज्विश साइट है, तो ये जो अल अक्सा है वो जो वहां के जो अरब्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो वेस्टर्न वॉल है तो वो होलीस्ट है ज्विश के लिए और लोकेटेड adjacent to the sacred compound known to Jews as Temple Mount। और ये जो वेस्टर्न वॉल है, ये जो ज्यूस है, ज्यूस कहने का मतलब जो इजराइलीज हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये प्रेस्टिजियस और प्रीशियस है और उनको वो टेम्पल माउंट मानते हैं। मतलब और फिर देखते हैं ये जो चर्च है, चर्च ऑफ द होली और स्पल्कर central to Christian belief, church mark the place where many Christians believe Jesus were crucified, entombed and resurrected। और वहां पे जो चर्च है ना, वहां के जो क्रिश्चियन है वो ऐसा मानते हैं कि ये जो जगह है वो बहुत सारे क्रिश्चियन के बिलीफ से बना है, जो बिलीव करते थे जीसस में, और जो जीसस थे वो क्रूसिफाइड थे, एंटॉम्ड थे और रिसरेक्टेड थे। और इसको आगे देखने से पहले ये देखते हैं कि अदर प्लेयर्स इन पैलेस्टीन। तो ये जो और भी क्या जो प्लेयर्स हैं या फिर और भी कुछ क्या हो रहा है पैलेस्टीन में, तो ये है फतह। फतह क्या है, एक सेकुलर नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्म्ड हुआ था कुवैत में और 1950 लेट 1950 में वो फाउंड हुआ था। और आफ्टर द 1948 इजरायली अरब वॉर, जब 1948 में इजराइल और अरब का वॉर हुआ, तो उसके जो ये जो फतह है उसके जो फाउंडर मेंबर कौन थे, जो फाउंड किया था यासर अराफत, उन्होंने फाउंड किया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, लिबरेट पैलेस्टीन थ्रू एन आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट इजराइल। तो इजराइल से इनको ये जो पैलेस्टीन है उसको उस इजराइल से वापस लेने का, इसीलिए उन्होंने फतह जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। अब दूसरा देखते हैं जो पैलेस्टीन और लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो कंसीव किया गया था, और ये कब हुआ था, फाउंड किया गया था 1964 में एट एन अरब लीग समिट। और एक अरब लीग समिट हुआ था और जो कैरो इजिप्ट में, तो तभी फाउंड किया गया था। और इसका सोल एम क्या था, लिबरेटिंग पैलेस्टीन विद द हेल्प ऑफ एन आर्म्ड स्ट्रगल और टू अचीव इट्स गोल। और इन्होंने ये जो है ना आर्म्ड स्ट्रगल वाले जितने भी लोग थे तो उनकी मदद से कि ये चाहते थे कि ये जो पैलेस्टीन है उसको वापस से फिर से लिबर्टी प्रोवाइड किया जाए, फ्रीडम दिलाया जाए इजराइल वालों से।
और ये जो पीएलओ है वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय अरब लीग एंड द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज द सोल लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। और ये जो पीएलओ है वो रिकॉग्नाइज किया गया यूएनजीए के जीए से एंड अरब लीग से कि यही जो पैलेस्टीनियन पीपल के है ना वो सोल अथॉरिटी जिनको कहलानी चाहिए वो पीएलओ ही है। और और जो अंडर यासर अराफत जिन्होंने फतह स्टार्ट किया था वो आफ्टर द 1967 अरब इजरायली वॉर फतह बिकेम ए डोमिनेंट पार्टी इन द पीएलओ। और ये जो है ना यासर अराफत का जो फतह पार्टी था वो जो अरब इजरायली वॉर हुआ 1967 में उसके बाद ना उनको डोमिनेंट पार्टी बना दिया गया। और in the early 1990s, it gave up its armed struggle against Israel and endorsed a two-state solution to the conflict with Israel। और 1990 में भी क्या हुआ, फिर से ये आर्म स्ट्रगल हुआ इसराइल के खिलाफ और ये टू स्टेट सॉल्यूशन बनाया गया और टू द कॉन्फ्लिक्ट विद इसराइल। और ये इसराइल के खिलाफ ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता रहा। और फिर देखते हैं क्या, दिस गेव राइज टू हमास, और फिर उसी से ना हमास का ओरिजिनेशन हुआ। अब देखते हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी क्या है। ये जो पीए, द पीए वाज फाउंडेड इन जुलाई 1994 बाय द ओस्लो अकॉर्ड्स एज एन इंटरीम बॉडी टू गवर्न पार्ट्स ऑफ गाजा एंड द वेस्ट बैंक। और ये जो इंटरीम बॉडी है जो कुछ समय के लिए जो है ना वो गवर्न करती, इसलिए उसको बनाया गया था ये पार्ट्स ऑफ गाजा में और वेस्ट बैंक में, और एक्सेप्ट ईस्ट जेरूसलम, और ईस्ट जेरूसलम का जो पार्ट है या टेरिटरी है उसको छोड़ करके, टिल एन एग्रीड सॉल्यूशन टू द इसराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि ये ओस्लो अकॉर्ड जो इंटरिम बॉडी था, जो टेम्पररी बॉडी था, वो बनाया गया था कि जब तक कि इसराइल और पैलेस्टीन की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म नहीं हो जाते तब तक के लिए ये बॉडी रहेगा, और जैसे ही इनकी कॉन्फ्लिक्ट खत्म होंगे तो फिर ये बॉडी को डीजेनरेट कर दिया जाएगा। फिर देखते हैं ये ओस्लो अकॉर्ड क्या है। ये जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ था पीएलओ and the government of Israel since 1993 aimed at ending decades of conflict through the implementation of two-state solution। अब ये जो है ना ये ओस्लो का क्या एम था कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट को एंड करे और ये जो टू स्टेट सॉल्यूशन है उसको इंप्लीमेंट किया जाए कि ये जो है इसराइल को भी कुछ हक मिलना चाहिए एंड जो पैलेस्टीन है उनको भी कुछ हक मिलना चाहिए, तो इसी से ये जो टू स्टेट का है वो सॉल्यूशन निकल पाएगा। फिर ये देखते हैं पीए फंक्शन एज एन एजेंसी ऑफ द पीएलओ। और ये जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक एजेंसी की तरह काम करता है पीएलओ का, विच रिप्रेजेंट पैलेस्टीनियंस एट इंटरनेशनल बॉडीज। और ये जो जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज है तो ये जो पीए है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल बॉडीज की तरह कि ये पैलेस्टीनियन का इंटरनेशनल बॉडीज है। It is led by a directly elected president who appoint a prime minister and government which have the support of the elected legislative council। और ये जो है ना इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वहां के प्रेसिडेंट, और जो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और गवर्न करते हैं, सपोर्ट करते हैं वहां के इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल को। अभी क्या है, ये जो पीए है वो कंट्रोल करता है पार्ट ऑफ द वेस्ट बैंक एंड इज हेडेड बाय द महमूद अब्बास, और हु इज आल्सो द चीफ ऑफ पीएलओ एंड फतह। तो अभी जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वो कंट्रोल करता है किसको, ये जो पार्ट्स ऑफ वेस्ट बैंक को, क्योंकि पार्ट्स ऑफ वेस्ट बैंक जो है वो इसराइल ने कैप्चर किया हुआ है और हेड करते हैं, और वहां के अभी जो हेड कौन कर रहा है, महमूद अब्बास, और वो चीफ भी है पीएलओ और फतह के। तो अब आगे देखते हैं क्या है ये जो पॉसिबल, और यहाँ पे पहले देखते हैं ये जो इजराइल और पैलेस्टीन जो कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इयर्स है कि ये कब से चला आ रहा है और कितनी बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो ये जो ओटोमन पीरियड था, जो अंडर ओटोमन एम्पायर, जब पहले वहां पे प्रोफेट मोहम्मद का जो ये रूल चलता था ओटोमन एम्पायर, ये तब की बात है। इज टेरिटरी हैड एन अरब मेजोरिटी एंड ए ज्यूइश माइनॉरिटी पॉपुलेशन। कहने का मतलब पहले जो ये जो है पैलेस्टीनियन की मेजोरिटी थी और ज्यूइश जो थे, जो इजरायलीज थे, वो माइनॉरिटी में थे। During Ottoman regime, initial clashes between small Jewish and larger Arab communities in Palestine arise। तो सबसे पहले तो इनका जो है ना वो छोटे लेवल पे स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो ज्यूइश थे और मतलब कि इजरायलीज थे वो बहुत कम माइनॉरिटी में थे, तो वहां से स्टार्ट हुआ। फिर है ना पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन के बाद है ना द फॉल ऑफ ओटोमन रेजिम सो इंटेंसिफिकेशन कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू ब्रिटिश मैंडेट ओवर पैलेस्टीनियन अंडर स्काइज पाइकोट एग्रीमेंट ऑफ 1916 एंड बाल्फर डिक्लेरेशन। तो ये जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो ओटोमन एम्पायर है वो खत्म हो गया था, और उसी के बाद ये जो ब्रिटिश ने मैंडेट किया कि ब्रिटिश ने मैंडेट किया पैलेस्टीन अंडर
साइक पाइकोट एग्रीमेंट ऑफ 1916 एंड ये जो बाल्फर डिक्लेरेशन स्टार्ट किया। तो बाल्फर डिक्लेरेशन में क्या था कि जैसे वो डेमोक्रेसी बनाने की बात हुई थी और जैसे सबका वहां पे इलेक्शन होता है तो वैसे वो रूल चलेगा और ये जो ओटोमन एम्पायर है वो डीजनरेट हो गया। उसी के बाद से ये जो साइक पाइकॉट एग्रीमेंट है वो ब्रिटेन गॉट कंट्रोल ओवर पैलेस्टीन ऑन बोथ साइड ऑफ द जॉर्डन रिवर। और ये जो है ना फिर क्या हुआ कि वहां पे जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया जॉर्डन के दोनों तरफ। और ये जो बाल्फर डिक्लेरेशन है 1917 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल होम फॉर ए ज्यूइश पीपल इन पैलेस्टीन। और वहां पे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने जो वहां पे जूइश पीपल हैं उनका सपोर्ट किया कि उनको एस्टेब्लिश करने के लिए, और उनको ये मानना है और ये भी बोला कि ये इनका नेशनल होम है कि वो वहां पे रह सकते हैं और ये वहां पे मतलब कि जो अरब्स लोग उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करें। और फिर देखते हैं कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ। इन द फॉलोइंग डिकेड्स मोर ज्यूज फ्रॉम वेरियस कॉन्टिनेंट माइग्रेटेड टू इजराइल बिकॉज ऑफ द होलोकॉस्ट, नेशनलिज्म एंड द जियोनिस्ट मूवमेंट। अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो ये जो ज्यूज थे वो बहुत सारे, तो पहले तो उसी रीजन में जितने भी ज्यूज थे तो वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि हर कंट्री के जितने भी ज्यूज थे वो वहां पे इकट्ठा होते चले गए। और ये जो है ना इजराइल जो है वो एक होलोकॉस्ट और नेशनलिज्म था कि वहां पे नेशनैलिटी दिखाते थे। बाकी सब जगह तो क्या था, एम्पायर, वो एम्पायर चलता था या फिर डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां पे ऑटोक्रेसी था कि रूल चल रहा है राजा महाराजा का, या फिर जो एक सिंगल मेंबर है उसी उन्हीं का पूरा जो है राज्य चला आ रहा है, या फिर तो लेकिन वहां पे नेशनलिज्म था तो सारे लोग फ्री थे और सबके पास लिबर्टी था, तो इसलिए वहां पे कलेक्ट होते चले गए और वहां पे फिर एंड द जियोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और दिस significantly changed the demography of the territory and intensified the conflict between two communities। अब उसके बाद क्या हुआ कि पहले तो ज्यूज जो थे वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन अब क्या है कि अब ये जो डेमोग्राफी है और जो वहां का सिनेरियो और स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया और अब वो मेजॉरिटी में बनने लगे थे। तो इसीलिए फिर वहां पे क्या हुआ कि ये जो पैलेस्टीनियन थे और जो अरब से थे और फिर ज्यूज में फिर ये बराबर का टक्कर होने लगा। अब देखते हैं यूएन पार्टीशन हुआ और यूएन पार्टीशन प्लेन एंड अरब इजराइल वॉर। तो यूएन जो है इन विसेक्स टू टू स्टेट्स अरब टू स्टेट्स इजराइल एंड पैलेस्टीन living side by side within secure and recognized borders and Jerusalem is separate इंटरनेशनली रन एंटिटी। और ये जो यूएन ने है ना टू स्टेट्स को बोला कि ये जो इजराइल और पैलेस्टीन है वो बनेगा और ये दोनों साथ के साथ रहेंगे विद इन सिक्योर एंड रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स, और उनका बॉर्डर डिफाइन कर दिया गया कि ये दोनों इजराइल और पैलेस्टीन ये दोनों ही रहेंगे। एंड जेरूसलेम जो एक सेपरेट और इंटरनेशनली रन करता था उसको और उसको भी एक टेरिटरी बनाया गया। इट वॉज रिजेक्टेड बाई अरब्स एंड वायलेंस फर्दर एस्केलेटेड। और फिर क्या हुआ कि पहले तो क्या था अरब मेजोरिटी में थे और ये लोग है ना जूइस को उतना ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं देते थे या इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन जब यूएन ने बोला कि ये दो कंट्री है और इसराइल भी होंगे पैलेस्टीन भी होंगे और पैलेस्टीन को भी और इसराइल को उन्होंने सेम इक्वलिटी दिया और सेम प्रेफरेंस दिया, तो उससे क्या हुआ कि अरब ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और फिर उनके खिलाफ इन्होंने वायलेंस स्टार्ट कर दिया। As the British mandate ended over Palestine, Israel declared itself as a independence in 1948। और जब ब्रिटिश ने ये डिक्लेयर किया तो और ब्रिटिश मैंडेट एंडेड ओवर पैलेस्टीन, और ये जो है ना पैलेस्टीन का ये जो ब्रिटिश ने एंड किया कि अच्छा ये हम लोग खत्म करते हैं, तो इसराइल ने क्या किया जब यहाँ पे वायलेंस चल ही रहा था फिर वहां पे क्या वॉर करके इसराइल ने इंडिपेंडेंट अपना स्टेट बना लिया और 1948 में लीडिंग टू इमीडिएट अटैक बाय 5 अरब कंट्रीज और 5 अरब कंट्रीज पे अटैक करके। अब देखते हैं फेस्टरिंग कॉन्सिक्वेंसेज और बाद में क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ। Israel's victory or territorial expansion that led to millions of Palestinians becoming refugees and the failure to establish the envisaged Palestinian state set the stage फॉर द सब्सिक्वेंट अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। और फिर यही जो है वो एक कारण बनते चला गया इनके इसराइल और अरब के कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि जैसे जैसे ये इसराइलीज पावरफुल हुए तो उन्होंने क्या किया इस पे विक्ट्री हासिल कर लिया उस जगह का, तो वहां पे ना बहुत सारे पैलेस्टीनियन वो इधर उधर रिफ्यूजी की तरह भागने लगे और फिर वो जो वहां पे फिर ये फेल्योर साबित हुए ये जो पैलेस्टीनियन है। और फिर पैलेस्टीनियन का जो स्टेज है वो एक तो जो वहां पे उनका दबदबा था वो कम हो गया और फिर वहीं से जो इसराइल और अरब का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ।
तो ये हिस्ट्री था कि कैसे स्टार्ट हुआ। अब देखते हैं अभी क्या है रिसेंट का पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ द करंट वॉर। अभी जो वॉर चल रहा है तो उससे है ना क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन इसराइल पे और हमास पे, और जो उसकी वजह से जो बाकी कंट्रीज पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी हम लोग देखेंगे। जो सेंट्रलिटी है टू द पैलेस्टीनियन कॉज, और ये जो सेंट्रलिटी है पैलेस्टीनियन कॉज का, तो वो देखते हैं कैसे होगा। एज मेनी अरब कंट्रीज इंक्रीजिंगली मूव टू नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल विद द साइनिंग ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड। तो अभी क्या है कि जितने भी पहले तो अरब कंट्रीज थे वो ये इसराइल को नहीं मानते थे कि ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब है ना बहुत सारी कंट्रीज मानने लगी है। जैसे कि इजिप्ट ने सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज किया था। फिर ये जो अब्राहम अकॉर्ड है तो उसमें बहराम ने और कुवैत ने रिकॉग्नाइज किया, और इसमें जो है मिडिल मैन का काम किया था यूएसए ने। तो यूएसए ने ही इनको इसराइल को हमेशा से सपोर्ट करता है, और बाकी जो कंट्री को यूएसए ने ही वो कन्वेंस किया था कि वो इसराइल को रिकॉग्नाइज करें। तो मेनी सॉ द पैलेस्टीनियन कॉज टेक ए बैक सीट इन द अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। फिर जैसे जैसे जो है ना इसराइल को लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसी तरह ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ना उसको लोग भूलते चले गए। और the recent conflict has reaffirmed that addressing the Palestinian cause vital for ensuring peace and stability in region। पर लेकिन अभी जो वॉर हो रहा है उससे तो यही लग रहा है कि ये जो पैलेस्टीनियन है वो इम्पोर्टेंट है, उसको इसको एक डिसीजन सुनाना ही होगा कि ये किसके हक में आएगा, तभी है ना ये पीस एंड स्टेबिलिटी हो पाएगा, और पीस एंड स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन हो पाएगा उस रीजन में। और इसराइल और पैलेस्टीन का जो रिलेशन है, तो अगर वहां पे अगर पीस होना चाहिए, पीस नेगोशिएशन होना चाहिए, जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है वो अनइंटेंशनली हुआ, और इसकी वजह से क्या हुआ, अनइंटेंशनली स्ट्रेंथन हमास एंड वीकेन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पोजीशन इन द वेस्ट बैंक। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो हमास का जो है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या है दबदबा ज्यादा बन रहा है, और जो वहाँ की पैलेस्टीनियन जो है अथॉरिटी है, जैसे हमने ऊपर में पढ़ा कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है पीएलओ है, तो उसका जो पोजीशन है ना वीक पड़ रहा है, और दिस कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट पीस नेगोशिएशन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। क्योंकि ये जो हमास है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनका दबदबा बढ़ जाता है तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा इजराइल पे भी और पैलेस्टीन पे भी। ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ इसराइल इन गाजा, और ये जो देखते हैं कि इसराइल का कैसे इन्वॉल्वमेंट है गाजा पे। बैक इन 2005 इसराइलीज हैड चूजन टू वॉलंटरी लीव गाजा इन अकॉर्डेंस विद द डिसएंगेजमेंट प्लान। अभी हमने देखा कि ऊपर में जब इसराइल ने वॉर किया था तो जो वेस्ट बैंक है और गाजा है इन सारे जगह को ऑक्युपाई कर लिया था, लेकिन 2005 में इसराइल ने खुद से ही गाजा को छोड़ दिया, ताकि ये जो है ये इसके अकॉर्डेंस विद डिसएंगेजमेंट प्रोग्राम के तहत। और फिर उसके बाद क्या हुआ, नाउ इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैड सेड दैट कि इजराइल विल हैव एन ओवरऑल सिक्योरिटी रोल इन गाजा इनडेफिनेटली। तो अब वो कह रहे हैं क्या कि जब सिक्योरिटी की बात आएगी तो ये जो रोल है गाजा का, तो वो लोग है ना इसको ये या तो वापस ले लेंगे या फिर फाइट करेंगे, क्योंकि अभी क्या है जो हमास वाले वो बहुत ज्यादा इसराइल को ये डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और रीजनल इनस्टेबिलिटी, और उसकी वजह से अभी जो वॉर हो रहा है उसकी वजह से रीजनल इनस्टेबिलिटी डेवलप हो गया है। सऊदी अरेबिया सस्पेंडेड टॉक ऑन पोटेंशियली नॉर्मलाइजिंग टाइज विद इजराइल। और ये जो सऊदी अरेबिया है वो जो पहले क्या था, उसने जो है इजराइल के साथ नॉर्मलाइज कर लिया था अपने टाइज को, लेकिन अभी क्या है कि सस्पेंड कर दिया है। जो बहरीन हैज आल्सो रिकॉल्ड इट्स एम्बेसडर फ्रॉम इजराइल वेयरएज बोलिविया ऑफिशियली सीवियर्ड और इट्स टाइज विद इजराइल। तो जितने भी बहरीन ने भी अपने जो एम्बेसडर हैं उनको बुला लिया है वापस, और ये जो बोलिविया के भी जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी है ना सीवर्ड कर दिया गया है, मतलब उनके साथ जो इजराइल के साथ जितने भी टाइज थे वो अभी रोक दिया गया है। It added a strain on Israel ties with Egypt and Jordan and Arab countries, could impact the prospects of ending the war early and release of hostages and prisoners of war। तो ये है कि सबसे पहले ये वॉर का इनिशिएशन कब हुआ, क्योंकि हमास ने क्या किया कि बहुत सारे जो वहाँ के जो नॉर्मल पीपल थे, जो नॉर्मल सिविलियंस थे इजराइल के, उनको हॉस्टेज बना लिया। एक तो हॉस्टेज बनाया, उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत सारे जो है ना 5000 मिसाइल जो वहां पे दाग दिए, तो उसकी वजह से वॉर स्टार्ट हुआ। और लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये क्या है
ये जो इज़राइल का जो टाइज़ है इजिप्ट के साथ और जॉर्डन का जो है, जॉर्डन के साथ जो रिलेशन है, उसको खराब कर रहे हैं और बाकी कंट्रीज़ है, उन उसके उस पे भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और जो इकोनॉमिक है, तो आफ्टरमाथ ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कुड इम्पैक्ट ग्लोबल एंड रीजनल इकोनॉमीज ऑलरेडी ग्रैपलिंग विद यूक्रेन्स वॉर एंड पेंडेमिक स्टिमुलस इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। ये जो पहले से ही जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो उसकी वजह से और बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है इकोनॉमी में। और जो कोविड आया था, कोरोना 2019, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। लेकिन अब जब ये हमास और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसकी वजह से भी बहुत डैमेज होगा इकोनॉमिकली। एंड ये जो ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स है, जो एस्केलेशन कुड इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस, तो उसके वजह से अभी क्या होगा, ये जो ग्लोबल कम्युनिटी मार्केट है और जो ये वॉर चल रहा है, तो उसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस पे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। सिंस ओपेक कंट्री जो है वो कंट्रीब्यूट करती है 32% और ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन। तो ये जो है ये 32 सिर्फ जो ओपेक कंट्रीज ही है वही सिर्फ 32% कंट्रीब्यूट करती है। अगर वहां पे कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो क्या होगा कि ऑयल जो का जो मार्केट है और इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक तो इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो ट्रेड है वो भी डैमेज हो जाएगा। और उसके बाद कह रहे हैं डिसरप्टिंग कमोडिटी मार्केट, और फिर ये जो है ना कमोडिटी मार्केट है वो भी डिसरप्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी एक प्रॉब्लम का विषय है। और ट्रेड वहां पे इम्पैक्ट पहुंचा रहा है, विच इज ए की मैरीटाइम रूट बिटवीन एशिया एंड यूरोप एंड अकाउंट फॉर 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड बाय वैल्यू। और इसका क्या है कि ये जो वॉर की वजह से जो स्वेज कनाल का है ना वो ट्रेड पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है ना ये की मैरीटाइम रूट है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बिजी रूट है, क्योंकि वो एशिया एंड यूरोप को कनेक्ट करता है। और ये सिंगल ही 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड बाय को रूट को कवर करता है, इसीलिए वहां का जो रूट है वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है। और एस्केलेशन इन द इंटायर मिडिल ईस्ट, और उसकी वजह से ये जो पूरे मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन डेवलप हो गया है, मतलब उतार चढ़ाव डेवलप हो गया है। कुड जो पार्टाइज ट्रेड थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज रिस्पॉन्सिबल फॉर 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड पैसेज। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो भी है ना सब बिजी, ये जो बिजी रूट है क्योंकि वहां से भी ट्रेड होता है और वो रिस्पॉन्सिबल है 20% ऑफ ग्लोबल ट्रेड और ऑयल ट्रेड पैसेज के लिए। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईरान इन द कॉन्फ्लिक्ट में डिसरप्ट ट्रेड विद लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशिया, ए सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल एंड मिनरल्स। और फिर उसके बाद अगर ये सारा कुछ जो हुआ, डिस्ट्रप्शन हुआ ट्रेड का या फिर जो कमोडिटी मार्केट का, तो फिर उसमें ईरान की भी ये जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रेड है और बहुत सारा जो है ना सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर है ईरान, जो एग्रीकल्चर का जो रॉ मटेरियल है उसका और मिनरल्स का। अब देखते हैं फूड सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फर्टिलाइजर मूवमेंट फ्रॉम इजराइल्स पोर्ट ऑफ अशदोद अकाउंट फॉर 3% ऑफ ग्लोबल पोटाश सप्लाई। उससे क्या होता है, ये जो इजराइल का जो पोर्ट है वो अशदोद अकाउंट, वो 3% जो है वो ग्लोबल पोटाश सप्लाई करता है केवल। और एनी डिसरप्शन ऑफ दिस फ्रंट विल ऑल्सो बी ए डैम्पनर। और क्योंकि अगर किसी टाइप का अगर डिसरप्शन हुआ तो ये जो सप्लाई है वो रुक जाएगी और उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा, और एस्केलेशन में लीड टू ग्रेटर फूड इनसिक्योरिटी इन पुअरर कंट्रीज। और अगर ये जो है ना वहां के पोर्ट पे जरा सा भी दिक्कत हुई, तो जितने भी जो फूड सप्लाई होती है जो पुअरर कंट्रीज है उन पे बहुत गंदा प्रभाव पड़ेगा और उनके लिए बहुत इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाएगी। और देखते हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या हो रहा है। द वॉर हैज रिपोर्टेडली रिजल्टेड इन लाइफ थ्रेटनिंग शॉर्टेजेस और इम्पैक्टिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, फूड एंड मेडिकल सप्लाईज इन गाजा, व्हाइल आल्सो कॉजिंग ह्यूमन कैजुअलिटीज। और ये जो है ये जो लाइफ थ्रेटनिंग शॉर्टेजेस हो रहा है और ये पानी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, फूड, ये सारी चीज की दिक्कत हो रही है सप्लाई होने में ये गाजा में। और इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये जो वॉर हो रहा है उससे। तो ये इकोनॉमिक, जैसे इंडियाज एक्सपोर्ट टू इजराइल मे बी अफेक्टेड स्पेशली इफ ऑपरेशन एट इजराइल पोर्ट आर डिसरप्टेड। अगर ये जो असदोद अकाउंट है अगर वो जो ये जो हुआ डिसरप्ट होता है तो इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट होता है वहां पे तो वो सारा कुछ रुक जाएगा। और ये सेक्टर्स विच विल बी नेगेटिवली इम्पैक्ट इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल मार्केटिंग, पेंटिंग, पैकेजिंग, टेक्सटाइल्स एंड केमिकल्स। तो ये सारी चीजों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा।
और जियो स्ट्रैटेजिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नॉर्मलाइजेशन बिटवीन अरब कंट्रीज हैज ओपनड अप यूनिक अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया टू स्ट्रेंथन इट्स ग्लोबल एंड इकोनॉमिक पोजीशन। और ये जो है, जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था अरब कंट्रीज में, तो इंडिया के लिए एक सुनहरा मौका मिला था और एक यूनिक अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हुआ था कि वो अपना कैसे ग्लोबल और इकोनॉमिक पोजीशन स्टेबल कर पाए और इन्हांस कर पाए। लेकिन अब अगर इस टाइप का वॉर चलते रहेगा तो जो इंडिया का है ये जो जियो स्ट्रैटेजिक जो है रिलेशन, वो बिल्ट नहीं हो पाएगा। और देखते हैं ये कनेक्टिविटी एफर्ट्स क्या है। द वॉर हैज कास्ट इट्स शैडो ऑन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो वॉर है, ये जो एक कॉरिडोर बना था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको साइडलाइन कर रहा है इस वॉर की वजह से। इसका जो ये जो कॉरिडोर बना था वो थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। अनाउंस रिसेंटली बाय लीडर्स ऑफ इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएस एंड यूएई। तो ये अनाउंस किया गया है इंडिया के द्वारा, सऊदी अरेबिया के द्वारा, यूएस के द्वारा एंड यूएई के द्वारा। और ये जो कॉरिडोर है इसका एम क्या है? ये एम ये है कि ये जो ट्रांजिट ऑफ कॉमर्स, एनर्जी एंड डाटा जो है वो फ्रॉम इंडिया, और ये जो द कॉरिडोर का एम क्या है कि ये फैसिलिटेट करे ट्रांजिट ऑफ कॉमर्स, एनर्जी एंड डाटा टू, ये जो है ना फ्रॉम एंड बिटवीन इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल एंड यूरोप। तो ये सारी जगह पे ये लोग जो है ये अपना ये जो कॉमर्स ट्रांजिट करे, एनर्जी ट्रांसफर करे और डाटा ट्रांसफर करे इन सारे कंट्रीज में। तो अगर ये वॉर चलता रहेगा तो ये सारी चीजों पे है ना इंडिया के लिए बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखते हैं ये जो मैप है वो देखते हैं, ये जो इजराइल एंड पैलेस्टीन टेरिटरी ओवर द इयर्स, तो ये जो है ना 1947 यूएन पार्टीशन जब हुआ था उस समय का मैप है कि ये जो है ना वेस्ट बैंक ये कैसे फैला हुआ है इतने दूर तक। फिर उसके बाद ये पूरा जो है रेड कलर का वो पूरा ही जेरूसलेम है, और ये रहा गाजा स्ट्रिप यहाँ पे, और इधर डेड सी है, फिर इधर मेडिटेरियन सी है, और फिर ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो इजराइल है, और ये जो रेड वाला पोर्शन है ये पूरा पैलेस्टीन है। मतलब ये पूरा पैलेस्टीन था पहले, और ये जो है थोड़ा थोड़ा जो व्हाइट है पैचेस है जहाँ पे वो इजराइल था। लेकिन अभी जो है 2020 की जो बात करें तो वो जो ये जो ब्लू वाला डॉट है वो इजराइल का सेगमेंट है। तो और ये जो रेड वाला है वो ये जो है ज्वाइंटली, और ये जो है ये जो रेड वाले जो है जो पैचेस में है वो पैलेस्टीन है। और ये जो पीच कलर का है वो ज्वाइंटली कंट्रोल्ड है, मतलब इसको ज्वाइन करके ये दोनों ही कंट्रोल कर रहे हैं। ये इधर छोटा सा बस है गाजा स्ट्रिप, और इस तरफ जो है ये जो है वेस्ट बैंक है। तो अभी ये हो गया कि कैसे जो है ना, और पहले तो क्या कि ये पूरा ही पहले पूरा ही पैलेस्टीन था, लेकिन अभी क्या है ये सेगमेंट में है, छोटे 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 पैचेस में दिखाई दे रहे हैं, और पूरा एरिया जो है इजराइल का सेटलमेंट है, और पूरा एरिया जो है इजराइल ने कैप्चर कर लिया है। और ये रहा वेस्ट बैंक एंड ये रहा गाजा स्ट्रिप। अब देखते हैं इंडिया का स्टैंड क्या है इजराइल एंड पैलेस्टीन वॉर पे। तो इंडिया हैज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया कंसीडरिंग इट्स एनर्जी सिक्योरिटी, प्रेजेंस ऑफ डायस्पोरा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि इससे ट्रस्ट भी ये जो है ना एनर्जी सिक्योरिटी, और जो प्रेजेंस ऑफ डायस्पोरा, डायस्पोरा कहने का मतलब कि यहाँ से वहां पे बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, और वहां पे जो है तो वहां से बहुत सारा जो है रेमिटेंसेज आता है जो इंडियन ओरिजिन है, या बहुत सारे वहीं पे जाके सेटल डाउन हो गए तो फिर, और जो अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं। तो ये सारी चीजें है ना बहुत स्ट्रांग होती है। और वैसे भी इंडिया जो है सबसे ज्यादा जो अभी टॉप नॉच पे है या टॉप पॉइंट पे है वो रेमिटेंसेज जो आती हैं, जो अदर कंट्री से जितने भी पैसा आता है या जो है रेवेन्यू आता है, तो इंडिया है ना टॉप पे है अभी। तो और ये हो गया। और इन बैकड्रॉप ऑफ दिस इंडिया कंटिन्यूज टू सपोर्ट टू स्टेट सॉल्यूशन। टू स्टेट सॉल्यूशन कहने का मतलब कि ये जो है ये इजराइल को भी सपोर्ट कर रहा है और पैलेस्टीन को भी सपोर्ट कर रहा है। अभी क्या है क्योंकि इंडिया का पैलेस्टीन और इजराइल दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस है, इसीलिए ये दोनों स्टेट को सपोर्ट कर रहा है।
From 2017, India is following a de-hyphenation policy, allowing for independent relationship with both Israel and Palestine. तो ये जो 2017 में इंडिया ने क्या किया, डी-हाइफेनेशन पॉलिसी स्टार्ट किया और उससे क्या इन्होंने इंडिपेंडेंटली अलग अलग रिलेशन बनाया इजराइल के साथ और पैलेस्टीन के साथ। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है। ये जो कंक्लूजन है, मीडिएशन बिटवीन इजराइल एंड हमास मे नॉट फुली एड्रेस द कॉन्फ्लिक्ट रूट कॉज, रिजॉल्विंग इश्यूज such as Palestinian refugees and status of Jerusalem is essential, और success depends on both parties willingness to engage in negotiation और and the role of international actors along with evolving regional dynamics। तब जब तक ये दोनों कंट्रीज नहीं चाहेंगी और ये दोनों जो पैलेस्टीन है और इजराइल है तब तक ये नहीं चाहेंगी, जब तब तक ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता रहेगा। तो इसीलिए और ये तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये जो दोनों कंट्रीज है ये अपना विलिंगनेस और एंगेजमेंट बढ़ाए नेगोशिएशन में, और तभी ये जाके ये जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो रिजॉल्व हो पाएगा और ये जो पीस है वो इवॉल्व हो पाएगा। तो इसी से एक ये जो कनेक्टेड आर्टिकल है योम किपुर वॉर, वो देख लेते हैं कि वो क्या है। तो और ये न्यूज में क्यों है, ये जो है अटैक बाय हमास, जब ये अटैक किया गया था हमास के द्वारा इजराइल पे, तो कोइंसाइडेड विद द 15th एनिवर्सरी ऑफ योम किपुर वॉर, द फोर्थ अरब इजराइल वॉर 1973। और ये जो हमास से जब इजराइल पे अटैक हुआ तो ये जो है ना 15th एनिवर्सरी हुआ, तो उसी वक्त ये 15th एनिवर्सरी था योम जो किपुर वॉर था उसका, जब ये फोर्थ जब वॉर हुआ था अरब इजराइल के बीच में 1973 में तब का। और फिर देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है योम किपुर वॉर का। ये जो 1948 जो फर्स्ट अरब इजराइल वॉर हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, तो इजराइल ने उसके जस्ट बाद ही अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया गया था और अटैक किया गया कोलिशन ऑफ अरब स्टेट्स एंड पैलेस्टीनियन फैक्शन हु वेयर अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ज्यूइश स्टेट एंड द यूएन पार्टीशन प्लान। तो यूएन, अभी हमने देखा कि ये जो यूएन का पार्टीशन प्लान था, उन्होंने क्या बोला था कि इजराइल जो है वो अलग कंट्री है और उसको भी वहां पे जो 2 स्टेट पॉलिसी के तहत कि इजराइल भी वहां पे स्टेबिलिटी अपना मेंटेन करेगा और वो वहां पे इंडिपेंडेंस के साथ रहेगा। लेकिन जो वहां पे पैलेस्टीनियन थे और अरब थे वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया था। तो फिर तभी हुआ कि इजराइल ने वहां पे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया क्योंकि ये वॉर वो लोग जीत गए थे। और फिर और इन द वॉर इजराइल गेन्ड कंट्रोल ओवर लार्जर पोर्शन ऑफ द टेरिटरी। और फिर उसी के बाद क्या हुआ कि जब ये लोग जीत गए तो उन्होंने बहुत ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज पे अपना ये जो दबदबा बना लिया और ये जो है ना टेरिटरी उन्होंने गेन किया और लार्ज नंबर ऑफ पैलेस्टीनियन वेयर ड्रिवन फ्रॉम दियर लैंड। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो पैलेस्टीनियन थे वो रिफ्यूजी हो गए और वो लोग अदर अदर कंट्रीज में जाने लगे। और फिर उसके बाद दिस फोर्स्ड एक्सपल्शन ऑफ पैलेस्टीनियन अरब्स एंड रेफर to as the Nakba और कैटास्ट्रॉफी इन अरेबिक। तो इसीलिए उनको ये जो जितने भी रिफ्यूजीज थे उनको ये बोला गया कि वो नकबा है और कैटास्ट्रॉफी है, अरेबिक में ये बोला जाता है। और 1956 जो सेकंड जब अरब इजरायली वॉर हुआ था, स्वेज वॉर भी कहते हैं इसे, तो ये इन्वॉल्व थे कौन कौन इसमें इजराइल, यूके एंड फ्रांस एक साइड पे और अगेंस्ट में कौन था, इजिप्ट ऑन द अदर। तो उस वक्त भी the war marked the decline of British and French influence in the region, paving the way for the United States to become the most influential power। और तो फिर ये जब थे इजराइल, यूके एंड फ्रांस, तो यूके और फ्रांस उस समय उतना ज्यादा इफेक्टिवली रोल प्ले नहीं कर पाए और वो फेल्योर साबित हो गए थे। लेकिन फिर उसके बाद जो है यूएस ने बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले किया और उसी के बाद से और यूएस और इजराइल का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया जो अभी तक वो लोग अलाइज हैं। और जब 1967 में जो थर्ड अरब इजराइल वॉर था जो 6 डे चला, उसमें क्या हुआ कि इजराइल इनिशिएटेड प्री एम्पेटिव एयर स्ट्राइक एंड सक्सेसफुली ग्राउंड ऑफेंसिव। तो उन्होंने जो वॉर जो 6 दिन चला तो वो बहुत ये विक्टोरियस साबित हुए थे और उन्होंने सक्सेसफुली इसको ऑफेंसिव ये जो ग्राउंड है वो सक्सेसफुल रहे थे वहां पे।
अब ये देखते हैं, ये जो इराइल और फिर इजराइल टू कंट्रोल ऑफ इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला एंड गाजा स्ट्रिप और जॉर्डन वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम एंड सीरियाज गोलन हाइट। फिर वहां पे क्या हुआ कि ये जो इजराइल ने है ना, जो इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है और गाजा स्ट्रिप और जॉर्डन वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम और जो सीरिया का गोलन हाइट है, उस सब पे कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि वो लोग बहुत विक्टोरियस साबित हुए थे और उन्होंने वॉर जीत लिया था। द वॉर एंडेड विथ ए यूएन ब्रोकर्ड सीज फायर बट रीशेप्ड द मिडिल ईस्ट मैप। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पहले तो ये सारी चीजें स्कैटर्ड थी, लेकिन जब इजराइल ने सबको कॉन्क्वायर कर लिया, तो फिर क्या हुआ कि यूएन ने ब्रोकर किया, मतलब यूएन ने एक वो यूएन ने मिडिल मैन का काम किया और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको शॉर्ट आउट करने की बात की। लेकिन ये शॉर्ट आउट तो किया, लेकिन साथ के साथ ये जो इजराइल की ये सारी चीजें कैप्चर करने के बाद ये मिडिल ईस्ट का जो नक्शा है वो चेंज हो गया और वो शेप में आ गया। द अरब लीग पास्ट 3 नोज रेजोल्यूशन। और ये जो यूएन ने जो ब्रोकर किया था उसी के बाद तो नो पीस विद इजराइल, फिर नो रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल एंड नो नेगोशिएशन विद इजराइल एट ए समिट एट खोर्तम। और वहां पे ये जो अरब लीग है उन्होंने 3 नोज बनाया कि ना कोई वहां से मतलब रखना है, ना रिकॉग्नाइज करना है उसे, और ना ही कोई नेगोशिएट करना है। और ये जो समिट हुआ था ये खोर्तम में हुआ था। अब जो देखते हैं योम किपुर वॉर है जो फोर्थ है वो अरब इजराइल वॉर का, तो ये कब हुआ था? अक्टूबर 1973 में। और ये जो कोलिशन हुआ था अरब नेशन का, जिसमें कौन कौन से थे मेन, जो इजिप्ट एंड सीरिया, जिन्होंने लॉन्च किया था सरप्राइज कोऑर्डिनेटेड अटैक ऑन इजराइल ऑन योम किपुर, जो ज्यूइश हॉलीडे है। मतलब कि ये जो योम किपुर है वो ज्यूइश का जो है वो वहां पे ये लोग पूजा करने की जगह है, जहां पे उन्होंने वॉर सडन और सरप्राइजिंग वॉर अटैक कर दिया था। और इसका पर्पस क्या था वॉर का? अनलाइक द प्रीवियस 3 वॉर, इजिप्ट एंड सीरिया डिड नॉट गो टू वॉर इन सपोर्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन, rather they hope to reclaim lost territory after Israel victory of 6 day war 1967 में। तो ये जो वॉर हुआ था 1967 में, 1967 में, तो ये सारा कुछ उन्होंने ले लिया था इजराइल ने। तो ये जो वॉर था, ये वॉर का पर्पस ये नहीं था कि ये लोग पैलेस्टीनियन को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए इन्होंने इजराइल पे अटैक किया। वॉर का मेन पर्पस ये था कि उन्होंने जो अपनी जो टेरिटरी लॉस्ट कर दी है वो उनको वापस चाहिए थी। फिर देखते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुपर पावर। फिर इसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ सुपर पावर का? और सुपर पावर कौन है? यूएस। द यूएस सपोर्टेड इजराइल एंड द सोवियत यूनियन सपोर्टेड इजिप्ट एंड सीरिया, लीडिंग टू हाइटेंड टेंशन बिटवीन दीज न्यूक्लियर सुपर पावर। और उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो है ना दो ग्रुप में बट गए कि यूएस जो है इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, और जो सोवियत यूनियन है, जो यूएसएसआर है। और क्योंकि उस समय जो है वो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे सोवियत यूनियन लिखा गया है, और इजिप्ट और सीरिया को सपोर्ट कर रहे थे। और तभी है ना उसके बाद सीज फायर अटेम्प्ट, ये सीज फायर वाज अचीव्ड विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। और ये जो है यूनाइटेड नेशन के जब इन्वॉल्वमेंट हुआ तो ये सीज फायर अटेम्प्ट जो है ना अचीव किया गया, और लैंडमार्क पीस एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड अरब। फिर उसके बाद क्या है कि लैंडमार्क पीस डेवलप करने की बात की गई कि कैसे वहां पे पीस डेवलप किया जाएगा, तो उसके लिए अरेंजमेंट किया गया इजराइल एंड अरब्स में। 1978 में जो कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि इजिप्ट एंड इजराइल जो मेडिएट किए गए यूएस के द्वारा मार्क्ड ए हिस्टोरिक पीस ट्रीटी बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट। और वहां पे भी जो है ना वो ब्रोकर का काम किसने, तब भी यूएस ने ही किया था। और उससे क्या हुआ कि इजराइल और इजिप्ट में एक पीस ट्रीटी में वो डेवलप की गई, और ऑफिशियल टाइटल रखा गया फ्रेमवर्क फॉर पीस इन द मिडिल ईस्ट। द अकॉर्ड हैड 2 पार्ट्स, और इस अकॉर्ड का 2 पार्ट था। एक तो इजरायली इजिप्शियन एग्रीमेंट और ये टर्मिनेटिंग द बायलैटरल डिस्प्यूट बिटवीन देम। और एक तो जब ये जो है एग्रीमेंट हुआ तो ये जो है बायलैटरल जो डिस्प्यूट है उसको एंड करने की बात की गई, और एक फ्रेमवर्क भी निकाला गया कि ये जो फ्रेमवर्क है वो लाइंग डाउन द प्रिंसिपल फॉर रिजॉल्विंग इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ओवर द पैलेस्टीनियन।
और ये बोला गया कि ये इस प्रिंसिपल पे और इस सिद्धांत में होगा कि ये लोग जो है कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और पैलेस्टीनियन का, उसको रिजॉल्व करेंगे एंड इट्स डिस्प्यूट्स विद अदर अरब्स नेबर, और जो ये बाकी के जो नेबर्स के साथ भी जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उसको भी रिजॉल्व करने का काम करेंगे। और जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट है अनवर सादत, जो उस समय वहां पे प्रेसिडेंट थे, एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर और मानेचम और बेगिंग वेर अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1978। तो उस समय वहां के जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे और जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, दोनों लोग को ये जो है ना पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज 1978 में, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द एग्रीमेंट, कि वो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था अपने एग्रीमेंट में इसीलिए। और ये ओस्लो अकॉर्ड क्या है जो 1993 में बना, signed between Israel and PLO. Their agreement established the Palestinian Authority to manage West Bank administrative matters. और ये बोला गया ओस्लो अकॉर्ड में कि ये जो इसराइल और पीएलओ के बीच में एग्रीमेंट हुआ, तो पैलेस्टीनियन को ये अथॉरिटी दी गई कि जो वहाँ पहले तो क्या था, इसराइल ने वो कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, लेकिन जब ये ओस्लो अकॉर्ड हुआ तो फिर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को ये वहाँ के जो वेस्ट बैंक की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उनको मैनेजमेंट करने का काम मिल गया। इन रिटर्न पीएलओ रिकॉग्नाइज इसराइल बेस्ड ऑन टू स्टेट सॉल्यूशन। फिर जब वहां पे पैलेस्टीनियन को वेस्ट बैंक का एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया गया, तो उसके एवज में पीएलओ ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जॉर्डन इसराइल पीस ट्रीटी डेवलप हुआ 1994 में विद दिस, जिसके साथ जॉर्डन बिकेम द सेकेंड अरब कंट्री आफ्टर इजिप्ट टू मेक पीस विद इसराइल। तो फिर उन लोगों ने जैसे जॉर्डन कंट्री ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया और फिर उनके साथ पीस ट्रीटी साइन किया। और दिस ट्रीटी सेटल्ड टेरिटोरियल डिस्प्यूट एंड कवर्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और फिर ये जो है वहाँ पे ये जो डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन वहाँ पे स्टार्ट हुआ। और फिर इसराइल का जो इसराइल एक्नॉलेज्ड जॉर्डन से सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल रोल इन जेरूसलम। और फिर उसके एवज में इसराइल ने क्या किया कि ये जो हिस्टोरिकल रोल है जेरूसलम का वो सिग्निफाई किया। और ये पार्टिकुलरली रिगार्डिंग इट्स इस्लामिक होली सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन। और ये जो उसके बाद अरब पीस इनिशिएटिव, ये जो 2002 में स्टार्ट हुआ, ड्रॉन अप बाय सऊदी अरेबिया। तो ये जो अरब पीस इनिशिएटिव है, ये जो है सऊदी अरेबिया में ये ड्रॉन किया गया और ये इनिशिएटिव ऑफर्ड किया गया इसराइल, जो अपने नॉर्मलाइज करे रिलेशन को इन एक्सचेंज फॉर ए पैलेस्टीनियन स्टेटहुड एग्रीमेंट, कि ये जो इसराइल है, जो वहाँ के लोग जो पहले थे, जो वो लोग रिफ्यूजी बने थे वॉर के बाद, लेकिन उससे पहले जो पैलेस्टीनियन वहाँ पे रहते थे, तो ये बोला गया कि है ना इसराइल वो सारी चीजें नॉर्मलाइज कर दे और जो पैलेस्टीनियन को अपना स्टेटहुड दे दे, कि जो पहले पैलेस्टीनियन जो वहाँ पे रहते थे फिर से उनको सेटल डाउन होने होने दे वहाँ पे। तभी ये उसी बेसिस पे ये एग्रीमेंट था। एंड ए कंप्लीट इजरायली विड्रॉवल फ्रॉम 1967 कैप्चर टेरिटरी। और दूसरा ये था कि जो 1967 में जो 6 डे वॉर चला था, तो जो भी जो टेरिटरी को इसराइल ने कैप्चर किया है वो सारे को वापस कर दे। तो अरब पीस इनिशिएटिव में यही था। और फिर उसके बाद आया 2020 में अब्राहम अकॉर्ड। और इसमें क्या है, इसराइल, यूएई एंड बहरीन, तो ये साइन किए थे, साइंड, और यूएस ब्रोकर्ड अब्राहम अकॉर्ड इन 2020। और उसके बाद जो हुआ, मोरक्को एंड सुदान हैव आल्सो जॉइंड द अकॉर्ड। सुदान इज येट टू साइन एन एग्रीमेंट विद इसराइल। और उसके बाद जो मोरक्को एंड सुदान ने भी इस अकॉर्ड को ज्वाइन किया और इसराइल को जो है रिकॉग्नाइज किया। फिर देखते हैं क्या है। और दीज अकॉर्ड्स हैव टू पार्ट्स, ये जो अकॉर्ड का दो पार्ट है, एक तो डिक्लेरेशन फॉर मिडिल ईस्ट पीस, कि मिडिल ईस्ट का पीस डेवलप करना है, और दूसरा कि बायलैटरल एग्रीमेंट बनाना है। और ये जो डिक्लेरेशन रिकॉग्नाइज द कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ अरब एंड जूइश पीपल थ्रू अब्राहम अब्राहम। तो ये जो है ये भी ये जो डिक्लेरेशन करने का जो मकसद है वो कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ अरब एंड जूइश पीपल, क्योंकि ये बोला जा रहा है क्या कि इस जो वो कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म कर देना चाहिए, उस बेसिस पे कि ये जो अरब है और जूइश है ये दोनों सेम ही जगह से बिलोंग करते हैं और इनका ओरिजिन जो है और जो उनके एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन ही थे। और it also strives for coexistence, understanding and respect among people of all faith, negotiate और nationalities in the Middle East। और ये बोला जा रहा है कि एक को एग्जिस्टेंस के लिए कि वो अंडरस्टैंड करे और रिस्पेक्ट करे एक दूसरे को और एक दूसरे के फेथ को, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो अरब्स हैं और ये जो जूइश है,
तो वो लोग है ना, एक तो ये जो अल अक्सा को मानते हैं और वो लोग वेस्टर्न वॉल को मानते हैं। तो इन जो बोला जा रहा है कि ये दोनों के जो एंसेस्टर थे वो सेम ही हैं, और चाहे वो जिसमें भी ये बिलीफ रखते हो, या तो अल अक्सा में या फिर वो वेस्टर्न वॉल में, लेकिन वहाँ पे है ना वो साथ में रह सकते हैं, अपना कोई एग्जिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो अकॉर्ड है पेव्ड द वे फॉर ग्रेटर रीजनल एंड मल्टीनेशनल कोऑपरेशन। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो क्या होगा कि वहाँ पे ग्रेटर जो रीजनलिज्म है वो बढ़ेगा, और ये जो मल्टीनेशनल कोऑपरेशन है वो भी बढ़ेगा। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ द आईटीयू2 ग्रुप हुआ है, उसमें कौन है? ये जो इज़राइल, इंडिया, यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स है। तो ये सारे इन लोग का काम क्या है कि एक रीजनलिज्म को एनहांस करना और मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेशन है उसको भी बिल्ट अप करने का। जबकि ये पीस जो ट्रीटीज है जो फॉलोड करता है योम किपुर वॉर, पार्टिकुलरली द कैंप डेविड अकॉर्ड, वे आर वन सीन एज ए लैंडमार्क एंड इंडिकेटर ऑफ रीजनल पीस। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हैव प्रॉम्प्टेड क्वेश्चन अबाउट द इफेक्टिवनेस इन पब्लिक डिस्कोर्स। अभी जो ये योम किपुर वॉर है वो क्या, जो पहले भी है ना इस तरह का, ये जो कैंप डेविड अकॉर्ड है वो पीस ट्रीटी साइन हुआ था, लेकिन अभी क्या है कि अभी फिर से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। तो इसीलिए जो अभी जो वॉर चल रहा है, इसीलिए इसको, ये जो योम किपुर वॉर है उसको कनेक्ट किया जा रहा है कि पहले भी वहां पे पीस ट्रीटी साइन हो गया था, लेकिन फिर भी अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर छिड़ गया है। तो ये इसको कनेक्ट किया जा रहा है कैंप डेविड अकॉर्ड से। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बिकॉज़ ये बहुत लंबा आर्टिकल था। और ये जो दूसरा है इंडिया कनाडा रिलेशंस, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और ये आप लोग देखिए, ये काफ़ी डिटेल में है। इससे आपके जो पैलेस्टीनियन है और अरब्स का कैसे ओरिजिन हुआ, तो ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और जितने भी अकॉर्ड हैं या फिर जो भी इनका ओरिजिनेशन हुआ है, वो सारा कुछ आप एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार, तो आपको अच्छे से पूरा कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या इनकी हिस्ट्री थी, रिसेंट अभी क्या चल रहा है, और ये जो रिसेट में चल रहा है तो बाकी कंट्रीज पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, समझिए। सो थैंक यू वेरी मच। एंड इसी तरह से आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।